हमारे अनुनय पर यह तेजस्वी स्वामी अपने जीवन के बारे में हमें कुछ बताने के लिए सहमत हो गए। बचपन से ही बाघों से लड़ने की महत्वाकांक्षा मेरे मन में थी। मेरी इच्छा शक्तिशाली थी, परंतु देह दुर्बल। मेरे मुंह से आश्चर्योद्गार फूट पड़ा। यह अविश्वसनीय लगता था कि पृथ्वी का भार उठाने के योग्य कंधों वाले इस मनुष्य का दुर्बलता के साथ दूर दूर से भी कभी कोई परिचय रहा हो। स्वास्थ्य और शक्ति के चिंतन में अदम्य दृढ़ता द्वारा ही मैंने इस बाधा को दूर करने में सफलता प्राप्त की। इस प्रभावशाली मानसिक शक्ति की प्रशंसा करने का कारण और भी बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने देखा है कि रॉयल बंगाल टाइगरों को पराजित करने वाली वस्तुतः वही शक्ति थी। स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि मैं भी कभी बाघों के साथ लड़ पाऊंगा? यह पहला और अंतिम अवसर था जब यह विचित्र महत्वाकांक्षा मेरे मन में उठी। हाँ, वे मुस्कुरा रहे थे। परंतु बाघ अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ मनुष्य की इच्छा वासनाओं के जंगल में घूमते हैं। पशुओं को अपने प्रहार से बेहोश कर देने से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। उससे अच्छा यह है कि अपने अंदर में घूमते उन बाघों को पराजित किया जाए। स्वामी जी, क्या आप हमें बताएंगे कि आप हिंसक बाघों को वश में करते करते हिंसक वासनाओं को वश में कैसे करने लग गए? बाघ स्वामी मौन हो गए। अतीत के दृश्यों को निहारने का प्रयास करती उनकी दृष्टि सुदूर कहीं लग गई। मैंने भांप लिया कि उनके मन में मेरे अनुरोध को स्वीकार करे या ना करे, इस पर थोड़ी उथल पुथल चल रही थी। अंत में मन ही मन स्वीकार करके वे मुस्कुरा उठे। जब मेरी कीर्ति चरम बिंदु पर पहुंच गई, तब मुझे गर्व का नशा चढ़ गया। मैंने तय किया, मैं न केवल बाघों से लड़ूंगा, बल्कि लोगों के सामने उनसे विविध करतब भी कराऊंगा। मेरी महत्वाकांक्षा ही यह बन गई कि मैं हिंसक पशुओं को पालतू जानवरों की तरह बर्ताव करने पर विवश कर दूंगा। वह सार्वजनिक रूप से अपने करतब दिखाने लगा और उसमें मिलने वाली सफलता से मुझे खुशी भी होने लगी। एक दिन शाम को मेरे पिताजी अत्यंत चिंतातुर मनः स्थिति में मेरे कमरे में आए। बेटा, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। कर्म की चलती चक्की से उत्पन्न होकर आने वाले अमंगलों से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। क्या आप भाग्यवादी हैं पिताजी? अंधविश्वास से क्या मेरी गतिविधियों के शक्तिशाली प्रवाह को अवरुद्ध होने देना चाहिए? मैं भाग्यवादी नहीं हूँ बेटा, परंतु पवित्र शास्त्रों में कहे गए प्रतिफल के नियम में मेरा विश्वास है। जंगल परिवार में तुम्हारे विरुद्ध आक्रोश व्याप्त है। यह आक्रोश कभी भी तुम्हारी जान के लिए खतरा बनकर सामने आ सकता है। पिताजी,
आप मुझे आश्चर्य में डालते हैं। बाघ क्या होते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। सुंदर परंतु निर्दयी। कौन जाने मेरे प्रहार उनके ठोस बुद्धि में शायद कुछ उदारता के विचार भर सके। उन्हें सभ्य शिष्टाचार सिखाने के लिए ही मैं जंगल विद्यालय का प्रधानाध्यापक बना हूँ। पिताजी, कृपया आप मुझे बाघों को पालने वाला बाघ पालक माने, बाघ हत्यारा नहीं। मेरे ये सत्कर्म मेरा अनिष्ट कैसे कर सकते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे जीवन का मार्ग बदलने की आज्ञा न दें। चंडी और मैं ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और अतीत के इस धर्म संकट को समझ रहे थे। भारत में कोई संतान अपने माता पिता की इच्छाओं का अनादर नहीं करती। बाघ स्वामी आगे कहते गए। निर्विकार मौन में पिताजी ने मेरा स्पष्टीकरण सुना। तदुपरांत उन्होंने गंभीरता पूर्वक एक रहस्योद्घाटन किया। बेटा, तुम मुझे एक संत की अमंगल सूचक भविष्यवाणी दोहराने पर विवश कर रहे हो। कल जब मैं बरामदे में बैठकर नित्य की भांति अपना ध्यान कर रहा था, तब वे मेरे पास आए। मित्रवर, मैं आपके युद्ध प्रिय बेटे के लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। उससे कहिए कि वह अपनी बर्बर गतिविधियाँ बंद कर दे, अन्यथा बाघ के साथ उसकी अगली लड़ाई में उसे अनेक दुस्साध्य घाव होंगे, जिससे 6 महीनों तक वह मरणासन अवस्था में पड़ा रहेगा। तब वह अपना पुराना मार्ग छोड़कर सन्यासी बन जाएगा। इस कहानी का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने यही माना कि पिताजी किसी भ्रांति ग्रसित कट्टरवादी की भ्रांति का शिकार हो गए हैं। यह कहते हुए बाघ स्वामी के हाव भाव इतने अधीर और ऐसे थे मानो अपनी मूर्खता पर उन्हें क्रोध आ रहा हो। काफी देर तक वे गंभीर मुद्रा में मौन बैठे रहे, जैसे वहां हमारी उपस्थिति का उन्हें कोई भान न हो। फिर उन्होंने अकस्मात ही अपनी कहानी आगे शुरू की। इस बार उनकी आवाज में नरमी आ गई थी। पिताजी की चेतावनी के कुछ ही दिन बाद में राजधानी कूच बिहार गया। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा यह प्रदेश मेरे लिए नया था और मैं सुखप्रद परिवर्तन की आशा कर रहा था। जैसे हर जगह सदा ही होता था, यहाँ भी सड़कों पर मेरे पीछे पीछे उत्सुक लोगों की भीड़ चलती रहती थी। उनकी फुसफुसाहट के कुछ अंश कभी कभी मुझे सुनाई पड़ते थे। यह वही आदमी है जो जंगली बाघों के साथ लड़ता है। उसके वे पैर हैं या पेड़ के तने? उसका चेहरा तो देखो, वह स्वयं बाघों के राजा का अवतार मालूम होता है। तुम तो जानते ही हो गांवों के नटखट छोकरे किस प्रकार ताजा समाचार पत्र का काम करते हैं और किस गति से महिलाओं की मौखिक जन सूचना प्रणाली इस घर से उस घर समाचार पहुंचाती है। कुछ ही घंटों में मेरी वहां उपस्थिति से सारे शहर में खलबली मच गई। संध्या के समय मैं चुपचाप आराम कर रहा था कि घोड़ों की टापों की ध्वनि सुनाई दी। मैं जिस घर में रुका था
उसी के सामने आकर वह ध्वनि रुक गई। लंबे कद के पगड़ीधारी पुलिस सिपाहियों का एक दल अंदर घुस आया। मैं अवाक रह गया। मैंने सोचा, इन पुलिस वालों के लिए कुछ भी संभव है। कहीं वे मेरे लिए पूर्णतया अगम्य किसी बात पर मेरी खिंचाई तो नहीं करने आए हैं। परंतु उन्होंने अपने सामान्य व्यवहार के विपरीत अत्यंत विनय के साथ मेरा अभिवादन किया। आदरणीय महोदय, कूच बिहार के युवराज की ओर से आपको स्वागत करने के लिए भेजा गया है। उन्होंने कल प्रातःकाल आपको अपने राजप्रसाद में पधारने का निमंत्रण भेजा है। मैं थोड़ी देर इस पर सोचता रहा। किसी अज्ञात कारण से अपनी इस शांत यात्रा में उपस्थित हुए इस विघ्न से तीव्र उद्वेग की भावना मेरे मन में उठ रही थी, परंतु पुलिस वालों की विनयशीलता ने मेरे हृदय को छू लिया। मैंने निमंत्रण स्वीकार किया। दूसरे दिन जिस दासोचित विनम्रता और खुशामद के साथ मुझे अपने द्वार से 4 घोड़े जुते हुए शाही कोच तक ले जाया गया, उसे देखकर मैं चकित रह गया। एक सेवक तीव्र धूप से मुझे बचाने के लिए एक अलंकृत छाता मेरे ऊपर पकड़े खड़ा रहा। नगर और उसके बाहर के वन क्षेत्र में से सुखद कोच सवारी करते हुए मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। युवराज स्वयं मेरा स्वागत करने के लिए राजप्रसाद के सिंह द्वार पर उपस्थित थे। अपने स्वर्ण खचित आसन पर उन्होंने मुझे बैठाया और मुस्कुराते हुए स्वयं उससे कम साज सज्जा युक्त एक आसन पर बैठ गए। यह सब विनम्र सेवा निश्चय ही मुझ पर कोई मुसीबत आने वाली है। बढ़ते हुए आश्चर्य के साथ मैं सोच रहा था। इधर उधर की थोड़ी बातें करने के बाद युवराज का उद्देश्य प्रकट हो गया। मेरे नगर में अफवाह फैली हुई है कि आप केवल अपने नंगे हाथों से जंगली बाघों के साथ लड़ सकते हैं। क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। हमें इस पर विश्वास नहीं होता। आप शहरी लोगों के पॉलिश किए हुए चावल पर पले कोलकाता के बंगाली हैं। कृपया सच सच बताइए, क्या आप केवल निर्बल अफीम खिलाए गए बाघों से ही नहीं लड़ते रहे हैं? उनका स्वर ऊंचा और व्यंग भरा था। उनके बोलने के ढंग में उनके प्रांत की शैली की झलक थी। उनके उस अपमानजनक प्रश्न का उत्तर देना मैंने आवश्यक नहीं समझा। हम हाल ही में पकड़े गए अपने बाघ राजा बेगम के साथ लड़ने की आपको चुनौती देते हैं। यदि आप उसका सफलतापूर्वक सामना कर सके और उसे जंजीर से बांधकर चेतन अवस्था में उसके पिंजरे से बाहर निकल सके, तो यह रॉयल बंगाल टाइगर आपका हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सहस्त्र विधि रुपए एवं अन्य कई उपहार भी आपको मिलेंगे। और यदि आपने उससे लड़ना अस्वीकार कर दिया तो हम अपने पूरे राज्य में आपको पाखंडी घोषित कर देंगे। उनके उद्यत शब्द गोलियों की बौछार के समान मुझे लग गए।
मैंने गुस्से से उनकी शर्तें स्वीकार कर ली। उत्तेजना में आसन से आधे उठ खड़े हुए युवराज निष्ठुर मुस्कान के साथ वापस बैठ गए। उनकी वह मुस्कान देखकर मुझे उन रोमन सम्राटों की याद आई जिन्हें ईसाइयों को हिंसक पशुओं के साथ लड़ने में आनंद आता था। युवराज ने आगे कहा, आपकी लड़ाई आज से 1 सप्ताह बाद होगी। हमें खेद है कि हम लड़ाई से पहले बाघ को देखने की अनुमति आपको नहीं दे सकते। युवराज को कहीं यह भय तो नहीं था कि मैं बाघ पर सम्मोहन विद्या का प्रयोग करूंगा या उसे अफीम खिलाने का प्रयास करूंगा। मैं नहीं जानता। मैं राजप्रसाद से चल पड़ा। मजे की बात यह थी कि अब की बार ना तो राजछत्र था और ना ही वह साज सज्जायुक्त कोच। धन्यवाद। आगे का पार्ट पढ़ने के लिए नेक्स्ट वाला देखें।